नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का दूसरा बजट भी उनके वोट बैंक के नाम रहा। जी हां, आम आदमी जिसकी बिना पर वो आगे बढ़ रहे हैं, उनका और उनकी पार्टी का कहना है कि ये बजट उन्हीं के लिए है। बिजली पर सब्सिडी हो, मुफ्त पानी हो, वादा एक बार फिर से उसी अंदाज में किया गया है। सेहत शिक्षा के लिए सरकारी खजाने खोल दिए गए। मुसल्ला रखते हैं, साहब व आम रखते हैं, फकीर हैं, सबके लिए इंतजाम रखते हैं। कहीं से लिया कहीं दिया, कुछ आफत तो थोड़ी राहत, गरीब तबके पर रहम तो व्यापारियों पर थोड़ा सितम। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार के दूसरे बजट का कुल लब्बे-लुबाब यही है। विधानसभा में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने साल 2016-17 के लिए बड़ा ही लोक लुभावन बजट पेश किया। सिसोदिया ने दावा किया कि ये बजट उनके चुनावी वादों को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने अपने इस बजट में अपने वोट बैंक का पूरा ख्याल रखा है। दिल्ली के आम आदमी के लिए बजट में तमाम राहतें बांटी गई हैं। सरकार ने दिल्ली में बिजली की सब्सिडी जारी रखने का फैसला किया है। इसके लिए 1600 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। दिल्ली वालों को 20,000 लीटर पानी हर महीने मुफ्त मिलेगा। दिसंबर 2017 तक सभी घरों में पाइपलाइन से पानी मिलेगा। इसके लिए 676 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पानी और सीवर के लिए सरकार ने 1976 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, जो कि कुल बजट का 9.6% है। अनधिकृत कॉलोनियों के लिए बजट में 300 करोड़ रुपए रखे गए हैं। सभी कॉलोनियों में इस साल सड़क और नाली बन जाएगी। सरकार ने 20 झुग्गियों के विकास की योजना बनाई है। इसके लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। गरीबों को अस्पतालों में दवाइयां मुफ्त मिलेंगी। आम आदमी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए किराए की जगह लेकर दिल्ली में 100 नए मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे। सरकार ने गरीबों और मजदूरों के लिए आम आदमी कैंटीन शुरू करने का प्रस्ताव किया है। इसके लिए 10 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। दिल्ली में 3000 मोहल्ला सभाओं के लिए 350 करोड़ का स्वराज बजट रखा गया है। सरकार ने ई रिक्शा पर सब्सिडी 15,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दी है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के आम आदमी की सेहत, शिक्षा, सुविधा और सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा है। सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र के मुताबिक सबसे ज्यादा जोर शिक्षा पर दिया है, खास तौर पर सरकारी स्कूलों की शिक्षा पर। दिल्ली सरकार ने शिक्षा के लिए कुल 10,690 करोड़ रुपए का बजट रखा है। दिल्ली में 3 नए IIT और 5 पॉलिटेक्निक कॉलेज बनेंगे। 2 नए IIT भी शुरू होंगे। वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए 1052 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अब तक 205 स्कूलों में ये कोर्स शुरू हो चुका है। अब दिल्ली के अभिभावक अपने बच्चे की पढ़ाई का हाल घर बैठे देख सकते हैं। हर स्कूल के क्लासरूम में CCTV कैमरे लगेंगे, जिसके लिए 100 करोड़ के खर्च का प्रस्ताव किया गया है। सरकार ने 3 साल में सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूल से बेहतर बनाने का प्रस्ताव किया है। खेलों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनेगी, जिसके लिए 48 करोड़ रुपए आवंटित किए जा रहे हैं। स्कूलों में 5,500 नए अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम चरण में चल रही है, जबकि 9,623 अध्यापकों की नई पोस्टिंग की जाएगी। दिल्ली में 400 स्कूलों में 8,000 कमरे जुलाई तक पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। आम आदमी के लिए बहुत ही बढ़िया बजट है। सबसे खास बात यह है कि किसी भी चीज के ऊपर नया टैक्स नहीं लगाया गया है, किसी भी चीज के ऊपर टैक्स बढ़ाया नहीं गया है, जबकि कई सारे आइटम्स के ऊपर टैक्स कम किया गया है। तो ये लोगों की महंगाई को कम करने के लिए बहुत अच्छा बजट है। दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को अभूतपूर्व बहुमत देकर सत्ता सौंपी थी। केजरीवाल अपने वोट बैंक की नब्ज पहचानते हैं। यही वजह है कि उनकी सरकार के दूसरे बजट का सबसे ज्यादा फोकस दिल्ली के आम आदमी की सुविधाओं पर ही है। पंकज जैन के साथ अमित चौधरी, दिल्ली आज तक। अरविंद केजरीवाल को एक तरफ अपने वोट बैंक की चिंता है, तो दूसरी तरफ सरकारी खजाने की यानी कमाई की भी चिंता करनी ही पड़ेगी। और इसीलिए इस बजट में कई जगहों पर खेल भी दिखाई देता है। कई चीजें हो गई हैं महंगी, कुछ सस्ती भी हुई हैं। देखिए।
दिल्ली के बजट में केजरीवाल सरकार ने आम आदमी को सुविधाओं का ख्याल रखा है तो सरकार की कमाई पर भी नजर बनी हुई है। कहीं टैक्स में छूट है तो कहीं टैक्स बढ़ा हुआ है। इसके चलते दिल्ली में तमाम चीजें और सुविधाएं महंगी होंगी तो कई जगह राहत मिलेगी। सबसे पहले देखते हैं कि बजट के बाद दिल्ली में सस्ता क्या क्या होगा। मिठाइयों और नमकीन पर वैट 5% करने का प्रस्ताव है। इसके चलते इनकी कीमतें घटेंगी। सरकार ने सभी तरह के रेडीमेड कपड़ों पर भी वैट घटा दिया है, जिसके चलते रेडीमेड कपड़े सस्ते मिलेंगे। मार्बल खरीदारी पर लगने वाला वैट भी 12.5 से घटाकर 5% करने का प्रस्ताव किया गया है। बिजली की सब्सिडी जारी रहेगी, यानी बिजली की भी कीमत नहीं बढ़ेगी। सरकार ने जूते चप्पल पर भी वैट घटाने का प्रस्ताव दिया है। 5,000 रुपए से महंगी घड़ियां सस्ती हो जाएंगी। इन पर अब सिर्फ 12.5% वैट लगेगा। ई रिक्शा पर सब्सिडी 15 से बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दी गई है, लिहाजा ई रिक्शा भी सस्ता होगा। सरकार एक रास्ते जनता को थोड़ी राहत दे रही है तो दूसरे रास्ते से वसूली भी कर रही है। टैक्स बढ़ने से क्या क्या महंगा होगा, चलिए आपको दिखाते हैं। फैब्रिक और टेक्सटाइल उत्पादों पर वैट नहीं था, लेकिन बजट में 5% वैट का प्रस्ताव किया गया है। प्लास्टिक कबाड़ को भी महंगा करने का प्रस्ताव किया गया है। सस्ते जूतों और बैग पर पहले वैट नहीं था, लेकिन अब 5% वैट लगेगा। तंबाकू और उससे बनने वाले सभी उत्पादों पर टैक्स बढ़ाकर 20% करने का प्रस्ताव किया गया है। केजरीवाल सरकार ने बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ साथ दिल्ली के परिवहन पर भी खासा जोर दिया है। सरकार ने अपने ऑड इवन फॉर्मूले और कार फ्री डे की वाहवाही की है तो बजट में सड़कों के सुधार के लिए भी खजाने का मुंह खोल दिया है। सरकार ने ट्रांसपोर्ट के लिए बजट में कुल 1735 करोड़ का प्रस्ताव किया है। सरकार 1000 नई क्लस्टर और प्रीमियम बसें लाने की योजना बना रही है। सराय काले खां और आनंद विहार बस डिपो के आधुनिकीकरण का भी प्रस्ताव है। सरकार ने 5 नए बस डिपो बनाने का भी प्रस्ताव बजट में किया है। बजट में 248 और मेट्रो फीडर बसें चलाने का प्रस्ताव किया गया है। सड़क ढांचा सुधारने के लिए सरकार ने 2208 करोड़ रुपए का बजट रखा है। सरकार ने 2 नए बीआरटी कॉरिडोर बनाने की योजना भी बनाई है। सड़कें साफ रखने और धूल कचरा हटाने के लिए सरकार 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। हर महीने की 22 तारीख को कार फ्री डे मनाने का सिलसिला जारी रहेगा तो 15 अप्रैल से दिल्ली में दोबारा लागू होगा ऑड इवन फॉर्मूला। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की परिवहन व्यवस्था सुधारने के लिए अच्छा खासा बजट रखा है। सरकार का बजट तो बन गया, बजट का विजन भी दिख गया, लेकिन ये योजनाएं क्या हकीकत की जमीन पर उतर पाएंगी, ये सवाल सबके ज़हन में है। दिल्ली सरकार का बजट किसी जादू टोने से कम नहीं, जो सामने से हंसाता जरूर है, अच्छे सपने भी दिखाता है, लेकिन पीछे से गरीबों की जेब भी कुतर जाता है। यही वजह है कि विपक्ष इसे गरीबों का महंगा बजट और अमीरों का सस्ता बजट बता रही है। कैमरामैन अजय ठाकुर और पंकज जैन के साथ अमित कुमार चौधरी, दिल्ली आज तक। और ये इस वक्त जो तस्वीरें आ रही है, आइए जरा आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड की तस्वीरें हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी राष्ट्रपति शासन के खिलाफ मशाल मार्च करते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता दिख रहे हैं। हाथों में मशाल लिए इनका ये कहना है कि केंद्र सरकार उत्तराखंड में जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां पैदा कर रही है और राष्ट्रपति शासन के खिलाफ ये कांग्रेस का मशाल मार्च है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। कांग्रेस के तमाम नेता सड़कों पर निकले हैं, हाथ में मशाल लिए। किशोर उपाध्याय, कांग्रेस पार्टी के राज्य के अध्यक्ष, सभी सड़कों पर इस मुद्दे के साथ कि सरकार को अपना तरीका बदलना होगा, मशाल मार्च के जरिए वो ये दिखाते हुए। स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अब बात दिल्ली में एक मॉडल की सुसाइड की। पॉश कॉलोनी में उसने ये सुसाइड किया है। जो जानकारी है उसके मुताबिक एक जानी मानी मॉडल थी, एक सफल इवेंट मैनेजर भी थी। एक बिजनेसमैन से उसे प्यार हो गया। बिजनेसमैन शादीशुदा था, लेकिन इन दोनों ने साथ रहने का फैसला किया, शादी भी की। लेकिन उसके बाद अब अचानक उसकी लाश मिली है। सुसाइड किया उसने, आखिर क्यों? देखिए ये रिपोर्ट।
देश की राजधानी दिल्ली की बेहद पॉश कॉलोनी में एक बेहद खूबसूरत मॉडल खुदकुशी कर लेती है। 25 साल की प्रियंका कपूर चावला मौत का फंदा लगाकर पंखे से झूल जाती है। लेकिन क्यों? इस कहानी में सस्पेंस भी और सवाल भी है। आज हम प्रियंका कपूर चावला की खुदकुशी के सबसे गहरे राज से पर्दा उठाएंगे। खुलासा बड़ा है और यह खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खुद प्रियंका कपूर ने किया। जी हाँ, सुसाइड से पहले प्रियंका ने अपनी खुदकुशी का सच अपने हाथों से लिखा। तो आइए आपको दिखाते हैं प्रियंका कपूर चावला की मौत का वो खुलासा। मुझे पता है गम क्या होता है, मुझे खुशियों का भी अंदाजा है। दुख और जज्बात क्या होते हैं इसे मैं अच्छी तरह जानती हूँ, मगर मेरे पति ने मुझे पूरी तरह मजबूर कर दिया। नितिन पर मुंबई में एक रेप का केस दर्ज है। मुझे पता ही नहीं था कि वो मेरे साथ इतना बुरा सलूक करेगा। वो इकलौता ऐसा इंसान है जिससे मुझे डर लगता है। शादी के 1 महीने बाद ही उसने अपनी शैतानी सूरत दिखाई और मुझे जानवरों की तरह पीटा। और जब मैंने अपने परिवार के लोगों को सब कुछ बताना चाहा तो उसने मुझे और मारा। मैंने नितिन से सिर्फ इसलिए ही शादी की थी क्योंकि उसने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया था और मुझे यकीन दिलाया था कि वो मुझे बेइंतहा प्यार करता है और वो हमेशा मुझसे प्यार करता रहेगा। लेकिन वो अब बदल गया क्योंकि अब वही इंसान मुझे घर छोड़ने को कहता है। केवल नितिन के साथ रहने के लिए ही मैंने अपनी माँ से ताल्लुक खत्म कर दिए। वो बहुत सेल्फिश है। सोचा था जिंदगी में मोहब्बत मिलेगी लेकिन दर्द मिला। नितिन की माँ कहती है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। 3 रातों से नितिन घर नहीं आया और उसने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा कि मैं घर खाली कर दूं। लिहाजा अब मेरे पास कोई और रास्ता बचा ही नहीं है। यह है नितिन चावला, प्रियंका कपूर चावला का पति। नितिन पुलिस की गिरफ्त में है और नितिन का सच प्रियंका ने अपने सुसाइड नोट पर लिख दिया है। वो प्रियंका जिसने अपनी मेहनत और लगन से इवेंट मैनेजमेंट की दुनिया में अपना नाम कमाया और इन्हीं खूबियों की बदौलत वो ग्लैमर की दुनिया में छा जाना चाहती थी। लेकिन इससे पहले कि ऐसा मुमकिन होता, उसकी जिंदगी में मोहब्बत ने दस्तक दे दी। जी हाँ, नितिन प्रियंका की बेपनाह खूबसूरती पर ऐसा फिदा हुआ कि लव मैरिज करके ही माना। लेकिन यही शादी जंजाल बन गई और इस कहानी ने प्रियंका की जिंदगी का द एंड कर दिया। 6 महीने की लव स्टोरी का दर्दनाक अंत हो गया। दिल्ली की इवेंट मैनेजर ने की खुदकुशी। सुसाइड के लिए पति को ठहराया जिम्मेदार। बिजनेसमैन पति पर लगाया मारपीट का इल्जाम। जिस दिन सुसाइड नोट लिखा है उसमें लिखा गया है कि पिछले 3 दिन से नितिन अपने घर से लापता है और उसके बाद व्हाट्सएप पर उसने प्रियंका को कहा कि वो उसके मकान को खाली कर दे, जिसको लेकर के वो बहुत ज्यादा आहत थी। लेकिन आज हम आपको प्रियंका की इनसाइड स्टोरी भी दिखाएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि प्रियंका जितनी खूबसूरत और जिंदा दिल थी, अपने काम के मामले में उतना ही मेहनती भी। ग्लैमर और शो बिजनेस की चकाचौंध भरी दुनिया को नजदीक से जानने समझने के बाद उसने इवेंट मैनेजमेंट का काम शुरू किया था और तेजी से तरक्की भी कर रही थी। लेकिन उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाने के सिलसिले में उसकी मुलाकात दिल्ली के रेस्टोरेंट बिजनेसमैन नितिन चावला से हुई। फ्यूचर प्लान्स थे, इतनी एक्टिव जिम में, ये हर चीज में हम सबको गाइड करती थी। कब के दोस्त है वो आपकी? मेरी 3 साल से दोस्त है। आप ये बताइए कि वो करना क्या चाहती थी? मतलब मॉडलिंग करना चाहती थी, इवेंट मैनेजमेंट में थी? वो बहुत अच्छे, पहले वो इवेंट्स में थी, बहुत अच्छे इवेंट्स करती थी। अब वो मेडिटेशन करना स्टार्ट कर चुकी थी, थेटा हीलिंग, सारी पॉजिटिव, किसी से नहीं डरती थी। प्रियंका की मौत पर उसका परिवार रो रहा है, रिश्तेदार रो रहे हैं। हम नितिन चावला का भी पूरा सच दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि प्रियंका ने अपने दर्द भरे सुसाइड नोट में एक और बड़ा खुलासा किया है। प्रियंका अपने सुसाइड नोट में लिख कर गई है कि नितिन पर मुंबई में एक रेप केस दर्ज है। आज तक की टीम ने इसका भी पता लगाया तो सच सामने आया कि साल 2014 में नितिन मुंबई की एक मॉडल के साथ रेप कर चुका है और रेप केस में जेल भी जा चुका है। आज तक की टीम के सूत्रों से यह भी पता चला कि प्रियंका कपूर चावला पहले भी 2 बार सुसाइड की कोशिश कर चुकी थी।
इससे पहले मुंबई में नितिन चावला के ऊपर एक मॉडल से रेप का मामला दर्ज हो चुका है, जिसमें नितिन को कई दिन जेल में भी बिताने पड़े थे और इस बात का जिक्र प्रियंका ने अपने सुसाइड नोट में भी किया है। कैमरामैन जैनेंद्र और हिमांशु मिश्रा के साथ पुनीत शर्मा, दिल्ली आज तक। सिर्फ 3 हफ्ते बीते थे, लव मैरिज के बावजूद 3 हफ्ते ही बीते थे और प्रियंका का रो रो कर बुरा हाल था। वो बहुत देर रात लगभग 2 बजे के आसपास तक अपनी माँ को फोन करती थी, खूब रोती थी। उसका कहना था कि इस नए फ्लैट में जहां वो रह रही थी उसका पति नितिन उसे बहुत सताता था, टॉर्चर करता था। क्या हो गया 3 हफ्ते के अंदर लव मैरिज से टॉर्चर तक? देखिए। डिफेंस कॉलोनी के A46 मकान की तीसरी मंजिल पर प्रियंका कपूर चावला की लाश मिलती है। इस मकान में प्रियंका किराए पर रह रही थी और ये घर किराए पर प्रियंका को उसके पति नितिन चावला ने ही दिलाया था। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा बिजनेसमैन होते हुए भी नितिन ने प्रियंका को किराए के मकान में क्यों रखा, तो इसके पीछे भी एक कहानी है। खुलासा उस कहानी का भी होगा। पहले आपको बताते हैं कि प्रियंका के सुसाइड के बारे में कैसे और कब पता चला। तो सुनिए, जब भी नितिन और प्रियंका का झगड़ा होता तो सबसे पहले अपनी माँ को वो फोन करती थी और ये भी बताती थी कि नितिन उसे कितनी बुरी तरह से पीटता है। होली की रात प्रियंका की माँ अपनी बेटी को फोन लगाती है, लेकिन काफी देर तक प्रियंका का फोन नॉट रीचेबल रहता है। बताया जाता है कि प्रियंका ने 2 दिन से खाना भी नहीं खाया था। अब बेटी को लेकर कपूर परिवार की चिंता बढ़ जाती है। प्रियंका की माँ नितिन और प्रियंका के इस किराए के मकान पर पहुंचती है। प्रियंका की माँ दरवाजा खटखटाती है, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक था और जब काफी देर तक कोई जवाब नहीं आता है तो कपूर परिवार पुलिस को फोन करता है। पुलिस दरवाजा तोड़ती है और प्रियंका की लाश को पंखे से झूलता देख कपूर परिवार का दम सूख जाता है। उसकी मदर उसको खाना देने गई थी क्योंकि 2 दिन से उसने खाना नहीं खाया था लड़की ने जी, तो उसको खाना देने गई थी तो देखा दरवाजा बंद है अंदर से और फिर पुलिस को बुला के तोड़ना पड़ा। जब ये नितिन कहाँ पे थे? नितिन आई डोंट नो, वहाँ पे नहीं थे उस समय, तो नहीं थे, पुलिस ने बुलाया था। 26 की नाइट। यस। जैसा कि प्रियंका ने अपने सुसाइड नोट में खुलासा किया है, 3 रातों से नितिन घर नहीं आया था और उसने प्रियंका को व्हाट्सएप पर मैसेज भी भेजा था कि वो घर को खाली कर दे। पुलिस प्रियंका की लाश को कब्जे में लेती है और नितिन को फोन करके अपार्टमेंट बुलाया जाता है और जैसे ही नितिन वहां पहुंचता है पुलिस उसे हिरासत में ले लेती है। छह जनवरी 2016 को नितिन और प्रियंका की शादी हुई थी। बताया जाता है कि शादी के 2-3 हफ्ते तक तो दोनों ठीक से रहे, लेकिन उसके बाद नितिन ने प्रियंका के साथ मारपीट शुरू कर दी थी। जनवरी के आखिरी एक दिन में प्रियंका ने अपनी मां को रात के करीब 2 बजे फोन किया था कि नितिन उसे पीटता है और घर से निकलने नहीं देता, किसी के साथ जाने नहीं देता। हाँ, बताया था 30 जनवरी को उसने बहुत बुरी तरह से मारा था, तो मेरी छोटी बेटी उसको जाकर लेकर आई थी। 1 हफ्ता मेरे घर में थी। मैंने 2 डॉक्टर को दिखाया, उसको डॉक्टर चेंज कर करके। उसके यहाँ पे स्टिचेस लगे हुए थे, यहाँ लगे हुए थे। ये वही नितिन था जो प्रियंका की पहली झलक देखते ही उससे प्यार कर बैठा था। ये वही नितिन था जो पहले से शादीशुदा होते हुए भी प्रियंका को अपनी दूसरी बीवी बनाना चाहता था, लेकिन प्रियंका नितिन की दूसरी बीवी बनने को कतई तैयार नहीं थी। ऐसे में नितिन के पास 2 ही रास्ते थे, या तो वो प्रियंका को भूलकर अपनी जिंदगी में वापस लौट जाता या फिर अपनी पहली बीवी को छोड़ देता। और नितिन ने दूसरा रास्ता चुना। नितिन ने 6 महीने के भीतर अपनी पहली पत्नी से तलाक ले लिया। नितिन की ये दूसरी शादी थी। नितिन पहले से ही शादीशुदा था, लेकिन प्रियंका घर वालों का कहना है कि जब से वो प्रियंका से मिला था लगातार वो प्रियंका के पीछे पड़ा हुआ था और उसने प्रियंका के लिए अपनी पहली पत्नी को डाइवोर्स दे दिया था। उसके बाद 6 जनवरी को शादी की थी। हम आपको बता दें कि 42 साल का नितिन 2 बच्चों का पिता है। नितिन का एक 10 साल का बेटा और 8 साल की बेटी भी है। नितिन के ये दोनों बच्चे दिल्ली के पंजाबी बाग में रहते हैं। नितिन ने अपनी पत्नी को तलाक देकर प्रियंका से शादी की और शादी के बाद वो प्रियंका को लेकर डिफेंस कॉलोनी के
किराए के घर में आ गया। हिमांशु मिश्रा के साथ पुनीत शर्मा, दिल्ली, आज तक। 1.5 किलोमीटर तक सड़क पर कोहराम मचाती है एक मर्सिडीज, एक डॉक्टर की मर्सिडीज। वो खुद उसे ड्राइव कर रहा था। एक की तो जान चली गई, 5 को अस्पताल पहुंचा दिया। और 1.5 किलोमीटर तक कोहराम मचाने के बाद एक घर में ये मर्सिडीज घुस गई। देखिए, सड़क पर एक मर्सिडीज मौत बनकर दौड़ी तो बेंगलोर में कोहराम मच गया। आंधी तूफान की रफ्तार से दौड़ती बेकाबू मर्सिडीज 1.5 किलोमीटर तक सड़क पर चलती गाड़ियों को रौंदती चली गई। जिसने भी इस मर्सिडीज को देखा दहशत से रोंगटे खड़े हो गए। इस मर्सिडीज ने बेंगलोर के अशोक पिलर लाल बाग के बीच कोहराम मचाया। हम आपको बता दें कि इस मर्सिडीज को एस शंकर नाम का एक डॉक्टर चला रहा था। डॉक्टर साहब नशे में इतने धुत थे कि अपनी मर्सिडीज से दोपहिया वाहन समेत कई गाड़ियों में जोरदार टक्कर मारी। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि डॉक्टर की बेकाबू मर्सिडीज ने एक दोपहिया वाहन सवार को कुचल डाला। मर्सिडीज की टक्कर के बाद गाड़ियों में सवार लोग बुरी तरह घबरा गए। किसी को समझ में नहीं आया कि आखिर क्या हुआ। डॉक्टर की मर्सिडीज ने करीब 6 गाड़ियों को टक्कर मारी। हादसे में रिजवान नाम के दोपहिया चालक की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। गाड़ियों को टक्कर मारने के बाद मर्सिडीज कार बेकाबू होकर एक खाली घर में घुस गई। पुलिस ने डॉक्टर शंकर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर NS शंकर का मेडिकल टेस्ट हुआ, जिसमें वो नशे में धुत पाए गए। बेंगलोर से रोहिणी स्वामी के साथ आज तक ब्यूरो। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। कहा कि उत्तराखंड की जनता के साथ धोखा हुआ है, बागियों ने धोखा किया है और इसके पीछे साजिश है बीजेपी और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का नाम उन्होंने लिखा। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगते ही कांग्रेस और बीजेपी के बीच वार पलटवार